हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास 7th के चैप्टर नंबर 8 को कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेशों में जो लोग रहते हैं उनकी जीवन कैसी होती है, जीवन शैली के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अगर हम लोग इस चैप्टर को देखें, जो ये चैप्टर बोलना चाहता है, तो स्टार्टिंग कुछ इस तरीके की कहानी से होती है कि एक बच्ची रहती है और उसके चाचा फोटोग्राफर होते हैं। तो वो जो फोटो क्लिक करते हैं उसमें अलग अलग देश के लोगों के फोटो होते हैं। और जब उनकी भतीजी जब इस चीज को देखती है तो वो क्या होती है कि इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होती है, पूछती है कि किस किस जगह के लोग हैं। तो कुछ इसी तरीके की चीज आपको एनसीईआरटी भी बताना चाह रही है कि भारत इतने बड़े डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है कि यहाँ के हर एक लोगों का पहनावा अलग है, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, लेकिन फिर भी वो एक देश के कहे जाते हैं, जिसका नाम हमारा प्यारा भारत है। तो आज हम लोग इसी चीज को कवर करने वाले हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी से देखिएगा तो एक चीज आपको समझ में आएगा कि जो बर्फीले देश में रहते हैं, जैसे उत्तरी ध्रुव के पास अगर कोई व्यक्ति रह रहा हो या फिर कोई रेगिस्तान के पास रह रहा हो, वो भी कपड़ा अपने तरीके से पहनता है, वो खाना अपने तरीके से खाता है जो उस जगह पे अवेलेबल होता है। लेकिन उसके बच्चे जो होते हैं वो हमारे तरह ही सारे कम्युनिकेशन करते हैं, बशर्ते कि उनका भाषा अलग होता है, लेकिन काम तो उनके वही होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि वो प्राकृतिक रूप से इस तरीके से ढल गए होते हैं कि उनको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अपने जगह पर रहते हुए। लेकिन अगर आप किसी गर्म स्थान वाले व्यक्ति को ठंडे जगह पर ला करके रख दीजिएगा, उसका कंडीशन क्या हो जाएगा कि वो पूरी तरीके से बेचैन हो जाएगा, क्योंकि उसका शरीर उस टेम्परेचर को सह गया हुआ है, एब्जॉर्ब कर चुका है, इसलिए उसको प्रॉब्लम नहीं होती है। ये तो भाई बेसिक बातें हैं जो सारे लोग जानते हैं। लेकिन अगर आप इस चैप्टर के थ्रू अगर आइएगा इस चीज को समझने के लिए, तो हम लोगों का जो बेसिक बात स्टार्ट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि हम लोग बेसिन वाले जगह के लोगों के बारे में, और इसके साथ साथ जो गंगा के आसपास के एरिया में जो लोग रहते हैं उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, ये सारे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अमेज़न बेसिन के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे दिया गया हुआ है एनसीईआरटी में। जब इसका खोज किया गया हुआ था उस वक्त हुआ क्या था कि सिर पर सुरक्षा कवच, जिसको हेडगियर बोला जाता है, और घास के स्कॉट पहने हुए कुछ लोगों ने इस जगह को जिसने खोजा था उसके ऊपर अटैक कर दिया था। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में इंटरफेरेंस करने के लिए कोई आ रहा है, ये ग्लिच है, ये सिक्योरिटी थ्रेट है, इस कारण से। और भारत में भी आज बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे जो प्रवेश है उसको निषेध कर दिया गया हुआ है, प्रोहिबिटेड एरिया होता है वो, क्योंकि वहां पे आप नहीं जा सकते हैं। सेम चीज अमेरिका का एक फोटोग्राफर किया हुआ था जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गया हुआ था, और उसको आदिवासी वहां के मार दिए थे। क्यों? क्योंकि उस देश को तो सुरक्षित जगह घोषित किया ही जाता है सरकार की तरफ से, और साथ में वहां के जो लोग हैं वो आज के मॉडर्न सिविलाइजेशन में अपने आप को ढाल नहीं पाए, है ना। ये सारी बातें हैं, लेकिन फिर भी वो इंडिया के ही कहे जाते हैं। तो आज उसी तरीके से हम लोग अभी अमेज़न बेसिन के लोगों के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद गंगा के आसपास के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप अमेज़न की बात कीजिएगा तो अमेज़न यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया, इसके 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच का जो एरिया है ये अमेज़न के एरिया में आता है। और इस वाले जो एरिया है भूमध्य रेखा के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, इसको हम लोग भूमध्य रेखा वाला प्रदेश बोलते हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश इसको कहा जाता है। और अमेज़न जो नदी है वो इसी प्रदेश में आती है। बातें हो गई यहाँ तक क्लियर। और अगर हम लोग देखें तो सहायक नदी के बारे में हम लोगों ने देखा था कि सहायक नदी कौन सी होती है, जो एक नदी के साथ आकर के मिलती है दूसरे जगह पर, वो उसकी सहायक नदी कही जाती है। और बाकी इक्वल रूप से केवल एक ही नदी जाके समुद्र में या फिर उस जगह पे जाकर के गिरती है जहां पे उसका अंत होता है। यहाँ तक बातें क्लियर है। लेकिन जो सहायक नदी होती है वो कुछ समय पहले ही इससे आकर के मिल जाती है, लेकिन यही नदी अगर पार्टिकुलर रूप में यहाँ पे आकर के मिलती तो ये एक अपना अलग जो है, उसको आप बोलिएगा क्या, वो एक अपना अलग जो है वो
सिचुएशन क्रिएट करता। बाकी अगर आप लोग देखिएगा कि मुहाना किसको बोला जाता है, पहले ही हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो जिस स्थान पर नदी किसी अन्य राशि में मिलती है उस जगह को हम लोग मुहाना बोलते हैं। और सेम चीज जो हुआ था वो सहायक नदी के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, और अपवाह के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये बेसिक बातें होती है। सहायक नदी के बारे में अगर देखिएगा तो यह एक छोटी नदी होती है जो मुख्य नदी से मिलती है, और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में पानी को बहाकर ले जाती है वो बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहलाता है। और अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। क्लियर है? यहाँ तक बातें बेसिक बातें हैं, सारे लोग जानते हैं। अमेजन का जो बेसिन है वो विश्व का सबसे बड़ा बेसिन है। अगर अमेजन के एरिया की जलवायु की बात करें तो ध्रुव के पास आएगा तो गर्म होगा, एग्जैक्टली गर्म होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा सबसे गर्म वाला जगह होता है। इसको 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। बाकी की सारे बातें हम लोगों ने क्लास 6 के चैप्टर में बहुत ज्यादा चीज कवर कर लिया था। अगर अब हम लोग आते हैं कि आप जानते हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के पास है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो यहाँ की जो जलवायु होगी वो गर्म होगी, और गर्म जलवायु होगी तो वायु ऊपर जाएगी गर्म होकर के और वर्षा कराएगी संघनित होकर के, तो ये वाला एरिया नम भी होगा। यहाँ विभिन्न तरीके के क्रिएचर भी पाए जाएंगे, क्योंकि जिस जगह पे वर्षा ज्यादा होती है वहाँ के जो पत्ते, जो वहाँ के जो वन होती है वो सघन वन कही जाती है ना। मुलायम उसके तने जो होते हैं वो मुलायम होते हैं, बहुत लंबी लंबी होती है ना। ये सारी बातें तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया था, तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। और ये जगह आर्द्र भी होता है, क्योंकि जब आप इस जगह पे जाइएगा तो यहाँ पे आपके शरीर चिपचिपा होते हैं और पसीना आपके सूखते नहीं है। और यहाँ पे दिन रात तो वर्षा होती ही है। अगर वर्षा वन की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे सघन वन पाए जाते हैं, और इसकी पत्तियां शाखा की छत सी बनी हुई होती है अगर आप देखिएगा तो। और इसमें जो पौधे होते हैं वो ज्यादातर परजीवी पौधे होते हैं। परजीवी किसको बोला जाता है? जो पर का मतलब होता है दूसरा, और जीवी का मतलब जीवित रहना। तो जो दूसरे पेड़ पे, जैसे अमरलता वगैरह का पेड़ आपने देखा होगा, ये पेड़ के ऊपर लतरे हुए होते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे परजीवी चीज ज्यादा मिलता है, और इसमें जो परजीवी पौधे के रूप में आर्कटिक एवं ब्रोमीलाइड जो होते हैं वो यहाँ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे प्रजाति के बारे में, तो पक्षियां तो बहुत पाई ही जाएगी, और जानवर भी विभिन्न तरीके के पाए जाएंगे। इसी जगह पे जो है वो एनाकोंडा पाया जाता है। इसलिए पाया जाता है क्योंकि यहाँ का जो जगह होता है, यहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ का जो अगर आप देखिएगा तो इन्वायरमेंट है वो उसके रहने के लिए बिल्कुल सही है। और इस कारण से एक एनाकोंडा इतना बड़ा हो जाता है कि वो मगरमच्छ तक को मार के खा जाता है। बाकी अगर हम पक्षी की बात करें यहाँ पे, तो टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन छपीद वाले पक्षी यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। बड़ी चोंच वाले भी पक्षी मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे कीड़े होते हैं। अगर प्राणियों में बात करें तो बंदर मिलेंगे आपको, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ देखने को मिलेंगे, सांप भी मिलते हैं, अजगर, एनाकोंडा वगैरह सारे चीज तो यहाँ आपने देखा ही था। और अगर निवास करने वाले अगर हम लोग जानवर की बात करें तो यहाँ पे पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों के विभिन्न प्रजाति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको जो मिलते हैं, टैपीर की बात तो हम लोगों ने कर ही ली है। यहाँ पे जो जानवर मिलते हैं उसकी अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे जो विभिन्न तरीके की जानवर मिलती है उसमें हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे बंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं, क्योंकि उसके कल्चर के लिए उसके लायक इन्वायरमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है। अलग अलग तरीके के उसको फल मिलते हैं यहाँ पे खाने के लिए, इस कारण से वो इस जगह पे सरवाइव कर पाता है। ब्रोमीलाइड की अगर हम लोग बात करें, ये एक परजीवी पौधा होता है। तो ब्रोमीलाइड जो होता है ये अपनी पत्तियों से जल को संचित करके रखता है। और मेढक, अगर मेढक की बात करें तो मेढक जो अपना अंडा होता है, जो अपने एग्स होते हैं, किसी पेड़ के पास ले जाकर किसी पेड़ के पत्तियों के ऊपर छोड़ देते हैं, और यहाँ से जो ये पौधे होते हैं यहाँ पर फिर नर अपने स्पर्म को ला करके डालते हैं, और इस जगह से यहाँ पे निर्माण होता है अंडे का, और वो पूरी तरीके से विकसित होता है। तो ये जो होते हैं वो ज्यादातर ब्रोमीलाइड के पौधे पर डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल जो है वो संचित होता है। बाकी अगर हम लोग वर्षावन के निवासी की बात करें तो कुछ विचित्र टाइप के आपको दिखेंगे। यहाँ के लोग छोटे क्षेत्रों में वन के कुछ वृक्षों को काट कर अपना घर बनाते हैं, क्योंकि ये जो एरिया होता है ना, यहाँ पे आपको एक तो पूरी तरीके से पेड़ देखने को मिलेंगे, बहुत भयानक मात्रा में आपको पेड़ दिखाई देगा यहाँ पे।
दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि इतना नम जमी होता है कि थोड़े से ऊंचे वाले जगहों पर जा करके क्या होता है कि ऊंचाई वाले जगहों पर जाकर के लोग अपना घर बनाते हैं कि कम से कम सरवाइव कर सके वो यहाँ पे। तो इस कारण से यहाँ के लोग पेड़ को ही काट करके घर बनाते हैं, कुछ लोग पेड़ के ऊपर ही घर बना के रहते हैं। तो ये सारी बातें हैं। और यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो महिलाएं जो होती है ना वो फलों का ध्यान रखती है, और यहाँ पे मुख्य रूप से टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाए जाते हैं। बाकी कर्तन एवं दहन कृषि होती है। यहाँ पर पेड़ को काट लिया जाता है, वहां पे उसके टहनियों को जला दिया जाता है, जलाने के बाद फिर से यहाँ पे खेती की जाती है और इस जगह को छोड़ दी जाती है। ये कर्तन एवं दहन कृषि कहलाती है। बाकी हो गई बातें यहाँ पर क्लियर। अगर यहाँ पे यहाँ के मुख्य आहार की बात करें तो मेनियोक है, जो कसावा, जिसको कसावा भी बोला जाता है। ये आलू की तरह जमीन के नीचे होता है, और ये जो होता है ना बिल्कुल आलू की तरह ही होता है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो यहाँ के जो लोग खाते हैं वो चींटियों की रानी अंडकोष भी खाते हैं, और कॉफी, मक्का, कोको जैसे नगद फसलें यहाँ पे उगाई जाती है। ये अमेजन बेसिन की बात हम लोग कर रहे थे। बाकी अगर 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाने में वर्षा वन के सभी मार्गों तक पहुंचना संभव हो पाया था, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन का था, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं पाता था। लेकिन ट्रांस अमेजन मार्ग के बाद ये जो है यहाँ तक पहुंचा जा सकता है, और अभी भी यहाँ पे हेलीकॉप्टर एवं हवाई जहाजों का उपयोग किया जाता है अनेक स्थानों पर जो अमेजन का एरिया है वहां पे। बाकी अगर हम लोग देखें तो अमेजन के जंगलों के बारे में अगर आप देखिएगा तो क्रमिक विनाश इसका इस तरीके से होना स्टार्ट हुआ है। स्टार्टिंग समय में कुछ इस तरीके का आपको सघन वन दिखाई देता था, फिर इस तरीके का हुआ, और आज यहाँ तक बचा हुआ है। इसलिए इसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्रिएचर धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे यहाँ से। विकास, जैविक विविधता होना स्टार्ट हुआ। लोग इतने भयानक तरीके से रसायन का प्रयोग करते हैं कि इसका इफेक्ट जो एक्चुअली में है तो ये नदी के आसपास वाले एरिया में ही। तो इस तरीके से होता क्या है कि जो रसायन का प्रयोग, फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्टेज होते हैं जिसको लोग डायरेक्ट नदी में डालते हैं, वो इस तरीके से इफेक्ट करते 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 पूरे पेड़ को बर्बाद करते हुए जा रहा है, और इस तरीके का बहुत बड़ा भाग जो है वो विलुप्त हो रहा है। तो ये बातें हो गई यहाँ तक क्लियर जो हमें जानना था। बाकी अब जो इम्पोर्टेंट है वीवीआई है, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की जीवनी की अगर हम लोग बात करें तो वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको देखना ज्यादा जरूरी है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है, और यह बेसिन उपोष्ण में दक्षिण 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में आपको दिखाई देंगे। उत्तर से उत्तर के मध्य के बीच में आपको ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के बेसिन दिखाई देते हैं। और यहाँ की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो घाघरा, सोन एवं चंबल, गंडक, कोसी जैसी सहायक नदियां, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां है जो इसके बेसिन के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। बात और थोड़ा सा अगर हम लोग ऊपर आएंगे इसके, तो इस बेसिन की सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है कि अगर ये जो है ना, पहले तो भारत की जलवायु मानसून है, तो ये जो है ना मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, और इस तरीके से वर्षा के कारण यहाँ का जो लेयर ऊपर उठता है उसके बाद के एरिया में बाढ़ आता है, और यहाँ के तटीय इलाकों में जो बाढ़ आता है वो इस जगह को बहुत ज्यादा उपजाऊ बना देता है। तो ये सारी बातें हो गई यहाँ पे क्लियर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में हमको जानना था। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो पहले भी आपको बताया गया होगा कि जनसंख्या घनत्व बढ़ने के लिए जो प्रॉपर और एप्रोप्रिएट चीज होना चाहिए उसमें सबसे ज्यादा जरूरी जल होता है। और गंगा का जो ये जो आपका गंगा का जो एरिया है जिसको हम लोग गंगा का बेसिन बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का, वहां पे ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएंगे। एक तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की पानी होती है, और दूसरा बात जो एरिया होता है यहाँ मैदान वाला, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, इसलिए जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ के मिट्टी के साथ साथ मिट्टी उपजाऊ होने के साथ साथ यहाँ पे पानी अवेलेबल है। अब जनसंख्या घनत्व किसको बोला जाता है, तो जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या होती है, ठीक है ना। 1 वर्ग किलोमीटर में 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या होती है। उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है 159 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 904 है और बिहार का 880 है। बातें हो गई क्लियर यहाँ पे। अगर हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र में अगर हम लोग यहाँ पे इसके थोड़े से
फसल की बात करें तो यहाँ का जो मेन फसल होता है वो धान होता है, और गेहूं ऊंचाई वाले एरिया पे उगाया जाता है। साथ में ज्वार, बाजरा और मक्का जैसे मोटी अनाज भी यहाँ पे उगाई जाती है, और गन्ना और जूट जैसी नगदी फसलें उगाई जाती है। नगदी फसलें वो होती है जिनसे व्यापार के लिए उपयोगी होती है, वो उसको आप नगदी फसल बोल लीजिएगा, जिसको बेच के आपको पैसे मिलते हैं। बाकी सारे चीजों को बेच करके मिलते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक अलग तरीके का होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो वनस्पतियां मिलती है उसमें अगर हम लोग देखें तो सागवान, सखुआ इसको बोला जाता है, पीपल, ये सारी चीजें यहाँ पे मिलेगी। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी यहाँ पे पाए जाते हैं। पर्णपाती जिसके पत्ते जो है ना गर्मी के दिनों में झड़ जाते हैं, वो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। बाकी अगर हम लोग डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वन से घिरा हुआ एरिया भी आपको दिखाई देगा। और अगर उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी वाली जलवायु में आप जाइएगा तो यहाँ पे चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं ये, और लचीले होते हैं, जिसलिए इनको हैंडक्राफ्ट के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। यहाँ तक बातें हो गई क्लियर। अगर थोड़ा सा और ऊपर आए तो यहाँ की जो वन्य जीव होते हैं वो अलग अलग तरीके के इन्वायरमेंट के हिसाब से पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर बेसिकली देखिएगा आप तो हाथी, बाघ, हिरन वगैरह तो सारे जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीज जो है जैसे एक सींग वाला गैंडा, ये आपको ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। बंगाल टाइगर आपको बंगाल में देखने को मिलेगा। इस तरीके के चीज आपको अलग अलग जगह पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो सुंदरवन डेल्टा वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे ये कुछ टाइगर रिजर्व्स भी भारत के लिए बनाए गए हुए हैं। जो बंगाल का जो टाइगर होता है, जो वहाँ की अगर देखिए तो राज्य पशु है, ये अलग तरीके का एक टाइगर होता है। फिर अगर आप लोग देखिएगा कि अगर आप लोग घड़ियाल के बारे में देखिएगा तो ये आपको डेल्टा क्षेत्र में देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारी बातें यहाँ पे जो वेदिका, तो सबसे पहले एक चीज पहले हम लोगों को देखना जरूरी हो जाएगा कि अगर जलीय जीव की हम लोग बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले तो मछली की बात करें, क्योंकि ये खाने के लिए भी यूज किया जाता है और व्यापार में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो रोहू, कतला एवं हिसला मछली बहुत लोकप्रिय है यहाँ पे, जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के बेसिन वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर हम लोग वेदिका कृषि के बारे में बात करें तो वेदिका का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाने पर कृषि करने के लिए होता है। और ढलान को इसलिए बनाया जाता है ताकि जल का प्रवाह तीव्रता से नहीं हो सके। और ये आपको असम में देखने को मिल जाएगा, मेघालय में देखने को मिल जाएगा, इस जगह पे सिक्किम में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे चाय की खेती होती है, ताकि यहाँ जो वर्षा होती है उसकी पानी रुके नहीं चाय पत्ती के जड़ में और आसानी से चाय पत्ती हो सके। इसको हम लोग वेदिका बोलते हैं। हो गई बातें क्लियर यहाँ तक। और अगर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज देखें हम लोग तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलवन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसको हम लोग सुसु बोलते हैं। ये सुसु वो नहीं जो आप करते हैं, ये सुसु वो है जो इस तरीके के मछली होती है। तो इसमें एक्चुअली में हुआ क्या कि इन्वायरमेंट में चेंजेस होने के कारण इसके जनसंख्या बहुत ज्यादा कम हो रही है, लेकिन इसको संरक्षित कर दिया गया हुआ है। इसके एरिया को संरक्षित किया गया हुआ है जहाँ पे ये अपने प्रजनन करते हैं। ये सारी बातें क्लियर है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा और देखें तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहर भी आपको दिखाई देंगे, जिसमें इलाहाबाद आपको यहाँ पे दिखाई दे देंगे, गंगा वाले एरिया में कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना भी गंगा वाले एरिया में है, कोलकाता, ये सारे चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित किए गए हुए, चारों मार्ग हैं यहाँ पे आपको, जो आप लोगों ने पहले भी देखा है, वो जल, उसके बाद रेल, इसके साथ साथ आपके रेल के साथ साथ जो सड़क है, इसके साथ साथ जो वायु है, ये सारे यहाँ पे इस एरिया में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर पर्यटन वाले एरिया में जो है वो ताजमहल, संगम, ये जो है यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का जो बौद्ध स्तूप है वैशाली में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप आकर के कभी देखिए, हम लोग बार बार यहाँ जाते हैं। तो इन सारे चीजों को आप देखिएगा। वन्य के लिए संरक्षित जगह भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे काजीरंगा, मानस वन्य प्राणी अभयारण्य, ये सारे आपको एक्चुअली में देखने को मिल जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश में विशिष्ट जनजाति के लिए अलग से दार्शनिक स्थल बनाए गए हुए हैं। तो ये सारी बातें तो हम लोगों ने पहले जो वन्य जीव अभयारण्य है उसके बारे में देख ही लिया था।
तो ये था आज के वीडियो के लिए, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर नंबर जो अपना 8 है उसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो बेसिन वाले क्षेत्र से बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये अपना क्लास 7 का चैप्टर नंबर 8 था ज्योग्राफी का, जिसको हम लोगों ने कवर किया है। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 9 में, जिसमें आपको और अलग अलग चीजें जानने को मिलेंगी। तो ये था आज के वीडियो के लिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन का कारण होता है। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।